कक्षा 12 फिजिक्स लेसन 3 के हमारे डेरिवेशन चल रहे थे। तो ये आपका डेरिवेशन संख्या 12 है, यानी कि आज हमारा 12वां डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 11वां डेरिवेशन करा चुके हैं, जो कि था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध कितना आया था? I बराबर ANEVD। आखिर में ये क्यों बता रहा हूं, ये तो पुराना करा दिया है मैंने, क्योंकि ये वाला डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। आज 12वें डेरिवेशन में इस वाले डेरिवेशन का यूज होगा, जो 11वां डेरिवेशन है ये वाला, इसका यूज होगा। तो ये कैसे हमने प्राप्त किया था, ये किस तरीके से हुआ था, क्योंकि ये अनुगमन वेग और इससे पहले डेरिवेशन संख्या 10, ये दो डेरिवेशन आपको पता होने चाहिए। डेरिवेशन संख्या 10, ठीक है, और ये ठीक। तो इसके बाद की चीजें हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम यहीं पर करेंगे। एक्चुअली में हमारा ये डेरिवेशन 10 नहीं, डेरिवेशन 11 में ही है। ये सारी चीजें मैंने करा दी थी एक ही डेरिवेशन में, तो ये कर लीजिएगा। अब आज का जो डेरिवेशन है 12, वो डेरिवेशन देखिएगा इस क्वेश्चन पर बेस्ड है, क्योंकि इस तरीके से डेरिवेशन 12 से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओम का नियम लिखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सत्यापित करो या ओम के नियम को प्राप्त करो। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त करो, या पूछ लेगा अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग से ओम के नियम को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बात को सिद्ध करो। इस तरीके से आएगा। और ये क्वेश्चन जो है 5 अंक का आता है। कितने? 5 अंक का। तो आज की वीडियो में आपका 5 अंक क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल पूरा देखना, छोड़ना मत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओम का नियम। हेडिंग डालेंगे आप लोग, भैया ओम का नियम, ऐसे हेडिंग डाल दी। ओम का नियम होता क्या है बेसिकली, पहले ये, जैसे मेरे पास ये तार है, सपोज दैट मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास सपोज दैट ये कोई एक तार है, वायर, ठीक है, इस तरीके से एक वायर। अब इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसका जिस धातु से बना है वो पदार्थ होगा, कोई पदार्थ होगा जिस धातु से बना हुआ है, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का, वो है। इसका कुछ ना कुछ, इसकी मोटाई लंबाई होगी, कुछ ना कुछ इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो ये सब क्या है, ये इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं, जो हम देखकर नन्ही अनन्ही आंखों से हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ये तार किसका है, ठीक है, ये तार किसका है। और ये जो है थोड़ा सा आवाज आपको दिक्कत कर रही होगी, क्योंकि माइक मेरे दबा हुआ था। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लीड से बनाता हूँ, तो देखिएगा। तो अब इसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको मैं ना बदलूं, तार की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलूं, तो तार में जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे उसका जो विभवांतर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, या तार का जितना ज्यादा विभवांतर उस पर आरोपित करेंगे तो तार में उतनी ही ज्यादा धारा बहेगी। अर्थात विभवांतर और धारा दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यही ओम का नियम है। क्या है ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, भौतिक अवस्थाएं जैसे कि चालक का ताप है, उसका दाब है, उसकी लंबाई है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उस वो पदार्थ किसका बना हुआ है, यानी वो चालक किसका बना हुआ है, वो सारी चीजें ना बदलें, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ये जो विभवांतर है इस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। बस इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे, इसी को ओम का नियम कहते हैं। अब ये नियम का और आगे एक और परिभाषा बनती है, देखिए कैसे। माना यदि किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाने से उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से तो V समानुपाती I, V और ये जो चिन्ह है ये समानुपाती का, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इस चिन्ह को जब भी देखिए V समानुपाती I, इस चिन्ह को जब भी हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक बराबर का सिंबल आता है और एक कोई भी नियतांक, तो यहाँ पर नियतांक R आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। भाई यही है वैद्युत प्रतिरोध। R क्या होता है? यही वैद्युत प्रतिरोध होता है।
इसी को देखिएगा, इसी को हम V अपॉन आई बराबर आर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ओम के नियम को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि किसी चालक पर V विभवांतर लगाया जाए तो उससे उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर और उसकी धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही कूलम का, यही ओम का नियम है। बात समझ में आ गई? तो मतलब किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, जो विद्युत प्रतिरोध के बराबर रहता है। यही ओम का नियम है। ठीक है, नोट करके बातें। यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं की हमने बात की थी ऊपर, तो वो कौन कौन सी होती है ये मैं बता ही चुका हूं आपको। दाब है, ताप है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई आदि, ये सभी चालक की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें हम चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, तभी ओम का नियम एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा हम ओम के नियम पर बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन है बस इतना ही हमको पता चलेगा कि V अपॉन आई बराबर आर, ये है ओम का नियम। सिंपल भाषा में आप इतना याद कर लो, कितना? V अपॉन आई बराबर आर, यही है ओम का नियम। चलिए अब हम करेंगे, ये हेडिंग हमारी मेन हेडिंग ये है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम के नियम की प्राप्ति। क्या कर रहे हैं हम? अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति ये करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, करते। हमारे पास ही देखिएगा, ये जो बना रखा है मैंने, एक चालक बना रखा है इस तरीके से। ये क्या है? मेरे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस चालक को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का धन सिरा है, ये बैटरी का ऋण सिरा है। जब ये धन सिरा है तो ये देखिएगा, ये धन सिरा यहां से जुड़ेगा तो ये भी धन सिरा ही हो जाएगा, और ये नेगेटिव सिरा है तो ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से धारा निकलती है इस तरीके से और नेगेटिव की ओर आती है, तो ये धारा इस तरीके से ऐसे घूमेगी, इस तरीके से ये धारा इस तरीके से चलेगी। समझ में आ गई बात? ओके, इस तरीके से। ओके, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, माना किसी चालक की लंबाई L तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये हम पहले बताए, माना कि ये चालक की लंबाई है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये है, और इसमें चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने मान लिया कि भैया एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जब चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। जब चालक पर हम विभव लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसके इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से चलने लगते हैं, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो जैसे ही हम इस पर विभवांतर लगाएंगे तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं एक निश्चित वेग से चलने लगते हैं, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये अनुगमन वेग से चलने लगे, अनुगमन वेग हमने Vd मान लिया। ओके, तब उसमें धारा आई बहने लगती है। तो धारा और अनुगमन वेग के संबंध से आप कुछ ना लिख पाओ, ये सारी चीज भी ना लिख पाओ, तो सीधे सीधे लिख दीजिए, माना किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से, धारा तथा अनुगमन, यहाँ पे लिख देंगे वेग के संबंध से, ये हमने पहले ही बताया, डेरिवेशन संख्या 11 देखेंगे तो क्या बताया था, अभी अभी मैंने बताया भी था, I बराबर ANEVD। ठीक है, क्या बताया था मैंने बताया था I बराबर ANEVD, ये समीकरण 1 मान लिया। ओके, तो ये क्या था? अनुगमन वेग और धारा के संबंध से इतना हमने प्राप्त किया था डेरिवेशन संख्या 11 में, इससे पहले वाले में। ओके, ये चीज कोई नई नहीं है, ये हमने पहले ही। अब यहां से आगे डेरिवेशन असली यहां से स्टार्ट हो रहा है कि तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। भैया E बराबर एक फॉर्मूला होता है, जब किसी, ये कोई तार है इस तरीके से, सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई L है और इस पर हमने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो इस तार के प्रत्येक बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो V अपॉन L, क्या? V अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर V अपॉन L। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल, भाई यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये हमने बैटरी लगा दी,
बैटरी लगाने पर क्या होगा, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एकदम गति करने लगेगा। गति क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो बैटरी है उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगा रही है, एक बल आरोपित कर रही है, तभी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो आरोपित बल, तो F बराबर नॉर्मली देखिए E बराबर जो फॉर्मूला होता है F अपॉन Q होता है, तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला QE हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि वैद्युत बल बराबर आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर आवेश की जगह पर हम एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालेंगे, तो आवेश की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश E, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी E, ठीक, कैपिटल E। तो F बराबर, तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, E इंटू कैपिटल E। E का मान अभी हमने बताया, E का मान कितना बताया, सॉरी E का मान देखिए ये रहा, E का मान कितना बताया, V अपॉन L, ये E का मान बताया। तो यही, ये जो मान है, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा के अच्छे से यहाँ पर समझाता हूं आपको। देखिए ये देखो, ये F बराबर ये फॉर्मूला हो गया। अब इस E की जगह पर मैंने ये वाला मान रख दिया, क्योंकि E बराबर अभी अभी मैंने आपको बताया V अपॉन L होता है, ठीक है। ये भी होता है, E के बहुत सारे फॉर्मूले जो हमको जरूरत है वो लेंगे। तो E बराबर V अपॉन L ये लगा दिया, तो यहाँ पे EV अपॉन L, तो ये फॉर्मूला बन गया F का, EV अपॉन L। क्योंकि माना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, माना मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखेंगे माना मुक्त इलेक्ट्रॉन, माना कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, माना कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब बल बराबर, नॉर्मली बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसमें गति में क्या होगा, त्वरण भी होगा, त्वरण होगा कि नहीं होगा। तो माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, तथा तथा यहां पे लिख देंगे, तथा गति के दौरान, गति के दौरान, गति के दौरान, पूरी बात लिखिए, गति के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, त्वरण a है, तब अब गति कर रहा है तो उसमें त्वरण भी होगा बाबू, ठीक है, गति कर रहा है तो उसमें त्वरण भी होगा, त्वरण हमने a मान लिया। तो बल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण ma, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है F बराबर ma, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला जो F का जो मान है इस वाले समीकरण में, ये समीकरण 2 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो समीकरण मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जो मान है इस वाले समीकरण में रख दो, क्योंकि ये भी बल है, ये भी बल है, दोनों बलों को रख देंगे, तो इस F की जगह पर ये वाला मान रख देंगे, तो ma बराबर, और ये कितना हो जाएगा, EV अपॉन L, ये भी F का मान है, दोनों मान मैंने बराबर रख दिए। यहां से मैंने त्वरण, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना, A बराबर EV अपॉन ml, ये जो m था इसके नीचे आ जाएगा, तो EV अपॉन ml आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकल आया, क्या निकल आया बबुआ, इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकल आया, ओके। अब यहां से सबसे खास बात समझिएगा, यही चीज आपने सीख ली, सब कुछ सीख जाओ, क्या है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं। ये बात आपको पता है कि चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इससे 11वें वाले डेरिवेशन में मैंने खूब विस्तार से जानकारी बताई थी, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है, टकराने के दौरान ये अपने वेग को इधर उधर देते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, ये टकरा रहे हैं। तो माना यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय, ठीक है, दो क्रमागत धन आयनों की टक्करों के बीच का औसत समय, उसको हम श्रांति काल बोलते हैं, तो दो टक्करों के बीच का औसत समय हमने क्या मान लिया, टॉ मान लिया। टॉ बेसिकली होता ही क्या है, श्रांति काल होता है, दो टक्करों के बीच लिया गया औसत समय, ठीक है, टॉ है। तब किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग में ए टॉ की वृद्धि होती है। भाई ए टॉ की वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि भाई त्वरण बराबर क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको समझाऊं, देखिएगा ऐसे समझे, यहां पर मैं समझाता हूं, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से एक चालक तार है, ऐसे ठीक है, ये चालक तार है। अब इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है,
कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, इस तरीके से गति कर। लेकिन जैसे ये आपस में क्या कर रहे हैं, जब ये टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होंगे तो आपस में टकरा भी रहे होंगे। तो माना कि दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में ये टकराए और टकराने के बाद कुछ दूरी तय की, तो इनकी जो टकराने में जो औसत समय लगा होगा, क्या टकराने में लगा औसत समय, औसत समय जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टॉ। उसको क्या बोलते हैं, टॉ। ठीक है, ये श्रांति काल, नॉर्मली वैसे हम उसको श्रांति काल बोलते हैं। तो ये ठीक है, दो क्रमागत, दो लगातार टक्करों में लगा औसत समय क्या कहलाता है, आपका श्रांति काल। ठीक है, अब हमारा त्वरण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला त्वरण, त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बट्टे समय या समय अंतराल। तो समय वेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मली देखा जाए तो वेग परिवर्तन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण इंटू समय। ठीक हो जाएगा नहीं, ये जो समय है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो त्वरण इंटू समय या समय अंतराल। ठीक है, बात समझिएगा। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब वेग बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है। लेकिन त्वरण में क्या होता है, त्वरण कंडीशन, त्वरण पढ़ रहे हैं तो त्वरण का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ने को ही तो त्वरण कहते हैं, वेग जो बढ़ेगा तब वो चीज त्वरण कहलाती है। तो मान लीजिए ये जो त्वरण है, ये त्वरण की परिभाषा तो सिंपल सी बात है, वेग बढ़ रहा होगा। तो अब वेग परिवर्तन मतलब वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेग परिवर्तन का हमने मान लिया कि वेग में वृद्धि, हम इसको वृद्धि भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है वृद्धि। तो कितनी वृद्धि हो रही है, तो वो बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण इंटू समय। अब त्वरण हमने ए मान लिया और समय, समय औसत समय कितना मान लिया टक्करों में, क्योंकि जब एक दूसरे से मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो उनका वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेगा तो उसका एक का हमने त्वरण ए माना और टक्करों में लगा समय हमने टॉ मान लिया, तो इतने की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके वेग में कितने की वृद्धि होगी, ए टॉ की वृद्धि होगी। अब टक्करों से पहले मान लीजिए कि इसका वेग u1, इसका वेग u2, इसका वेग u3, ये ऊष्मीय वेग था। अब टकराए और इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ते एक इनका वेग बढ़ा, टकराए, जो भी कुछ हुआ, तो वेग में वृद्धि कितने की हुई, ए टॉ की हुई। तो पहले का जो वेग बढ़ेगा वो u1 प्लस ए टॉ1 हो जाएगा, दूसरे कण का जो वेग बढ़ेगा u2 प्लस ए टॉ2 हो जाएगा, ऐसे ही तीसरे का बढ़ेगा तो u3 प्लस ए टॉ3 हो जाएगा। अब कहेंगे सर आपने ए में a1 a2 a3 क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस चालक को एक ही बैटरी से जोड़ा है। अब इनको जो बल दिया जाएगा वो एक बराबर दिया जाएगा, इनको जो त्वरण दिया जा रहा है वो भी एक बराबर दिया जा रहा है, तो सभी को त्वरण तो एक ही दिया जा रहा है ए। लेकिन ये आपस में टकरा रहे हैं तो उन टक्करों में जो समय लग रहा है वो अलग अलग होगा, तो इसलिए जो टक्करों में जो लगा गया समय है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनको त्वरण तो एक ही दिया जा रहा है, इसलिए त्वरण में हमने a1 a2 a3 नहीं लगाया। अब यहाँ पर आ जाओ, सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वेग में वृद्धि कितनी होगी, ए टॉ की वृद्धि होगी, क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय, तो वेग परिवर्तन बराबर टॉ त्वरण इंटू समय, ये हो जाए ए टॉ की वृद्धि होगी। माना वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अभी हमने माना कि वैद्युत क्षेत्र अभी नहीं लगाया, ठीक है, अभी वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना u1 u2 u3 डैश un है। अब तो दो टक्करों के बाद वेग बढ़कर कितना हो जाता है, टक्करों के बाद वेग बढ़कर u1 a टॉ1 u2 a टॉ2, इस तरीके से इतना हो जाता है, यानी सभी का वेग बढ़ जाएगा, पहले का a टॉ1 a टॉ2 इस तरीके से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो चूंकि चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, क्योंकि हमने सिखाया था मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, इसलिए अब हमारा ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ही हमारे n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो सभी
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग हमको पता चल गई, तो इनका औसत वेग निकालेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का ये जो वेग है इसी का औसत मान निकाल लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। तो अनुगमन वेग बराबर पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे का, इसी तरीके सभी का n, मुक्त इलेक्ट्रॉन है सभी का जोड़ दिया और स्मॉल n से भाग कर दिया, तो ये औसत मान निकल आया। इसी को हम बोलेंगे अनुगमन वेग। ठीक है, अब हमारा u1 u2 ऐसे डैश करके नहीं है, un ये हमने एक साथ ले लिया, और यहाँ पर a τ1 a τ2 a τ3 ये अलग तरीके से ले लिया। अब इनमें सभी में a कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये मैंने a अलग अलग कर दिया पहली चीज, तो ये वाला ऊपर से, ये वाला n मैंने इसके नीचे ले लिया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आपको मैं यहाँ पे ये चीज अलग करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा इसको थोड़ा सा यहाँ, क्या भाई, अब हमारे को ऐसे समझो कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चालक था उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए एक ये है u1, इसका वेग u2 u1 है, इसका वेग u2 है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, एक मैंने un मान लिया। अब हमने जब इसके लिए आपस में टकराए तो इनका वेग ये u1 से बढ़कर कितना हो जाएगा, u1 प्लस a τ1 हो जाएगा, इसका वेग u2 प्लस a τ2 हो जाएगा, इसका वेग, क्योंकि भाई टक्करों के बाद में जब हमने इसको जोड़ देंगे बैटरी से तो क्या हो जाएगा, इसका वेग बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये un प्लस a τn हो जाएगा। अब हमारा अनुगमन वेग का मतलब, अनुगमन वेग की एक परिभाषा थी, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग यानी Vd बराबर, तो क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। ठीक है, ये औसत वेग को ही तो हम अनुगमन वेग बोलते हैं। चलिएगा, औसत किसी भी चीज का औसत कैसे निकलता है, सभी को जोड़ दो, n का भाग कर दो, तो ये कितना है, u1 प्लस a τ1, एक ये है, प्लस ऐसी दूसरे का u2 प्लस a τ2, इसी तरीके से प्लस डडडडस आगे चल के un प्लस a τn, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया, इसमें स्मॉल n का भाग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा इसको, ये देखिएगा u1 u2 ऐसे डैश करके ये एक तरफ ले लूंगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, इसी तरीके डैश, ये un मैंने अलग निकाल लिया, प्लस अब यहाँ पर ये a τ1 a τ2 a τ3, इस तरीके से a τ1 प्लस a τ2 प्लस डैश प्लस a τn, ये मैंने अलग निकाल दिया, नीचे n है। अब ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस चीज को मैं एक पार्ट मान ले रहा हूँ और इस चीज को मैं एक दूसरा पार्ट अलग मान ले रहा हूँ, तो इनको अलग अलग मैं कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाए, u1 प्लस u2 प्लस un बट्टे स्मॉल n, फिर बीच में ये वाला प्लस लगा देंगे, फिर इसका a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τn बट्टे n, ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये अपने आप में क्या है, यह ऊष्मीय वेग। ठीक है, ये u1 u2 ये क्या थे, u1 u2 ये ऊष्मीय वेग थे, क्या थे, ऊष्मीय वेग, नॉर्मली ऊष्मीय वेग। ठीक है, जब हम चालक को बैटरी से, किसी भी बैटरी से इस तरीके से जोड़ देते हैं, ऊपर लगाओ बैटरी या कहीं पे लगा दो, ठीक है, तब इनका वेग बढ़ता है, जब बैटरी से लगा जोड़ देते हैं तभी तो वेग बढ़ रहा है। ठीक है, जब वेग बढ़ा, ठीक है, बैटरी से जोड़ने पर इनका वेग बढ़ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब एक चीज हमारी एक परिभाषा होती है कि भैया बैटरी से जोड़ने से पहले, अभी इनकी बैटरी नहीं जोड़ी तो ये ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं, तो ऊष्मीय वेग का औसत मान 0 होता है। और देखिए ये पहले कण का ऊष्मीय वेग, दूसरे का, इस तरीके सभी कणों का जोड़ दिया और n से भाग कर दिया, तो ये ऊष्मीय वेग का औसत मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊष्मीय वेग का औसत मान हो जाएगा, क्या कहलाएगा, औसत मान कहलाएगा। और ये ऊष्मीय वेग का औसत मान कितना होता है, किसी भी चालक के लिए 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस ये तो 0 हो जाएगी, प्लस इसमें से a हम कॉमन ले लेंगे, a हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस डडडस τn बट्टे स्मॉल n हो जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा,
यानी कि ये कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, ये होगी आपकी कि भाई पहले कण, दूसरे कण, तीसरे कण, सभी कणों के दो टक्करों के बीच में लगे मान, ठीक है, ये टक्करों के बीच लगा समय अंतराल है और उसके औसत मान को हम बोलते हैं श्रांति काल, ठीक है, उसके औसत मान को हम बोलते हैं श्रांति काल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया था पहले, दो क्रमागत टक्करों के, हाँ लगे, सही सही है, औसत, औसत को बोलते हैं श्रांति काल, ये पहले भी बता रखा है, देखिए ये वाला मैंने, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को हम बोलते हैं श्रांति काल। तो यहां पर देखिएगा एन टक्करों के बीच में लगा, एन टक्करों के बीच में ये क्या कहलाएगा, यहां से हमने एन कॉमन ले, एन टक्करों के बीच में लगा है समय का औसत मान कहलाएगा, जो कि कहलाएगा श्रांति काल, ये श्रांति काल हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे ए बचा और ये टॉ, टॉ क्या है आपका श्रांति काल, तो ये आ जाएगा, तो वी डी बराबर इतना आ जाएगा, वी डी, तो वी डी में हम डायरेक्ट भी बताए थे इतने की वृद्धि होगी, इतने की वृद्धि होगी, ठीक है, वी डी समझ में आ गया, इतना कैसे आया। चलिए अब हम अपने इस पा जाते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा ये हमने अलग निकाल दिया, ये हमने अलग निकाल दिया और ये यहाँ पे से ए मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, टॉ वन, टॉ टू, डैश टॉ एन, ये बचा। तो ये वाली जो चीज है ये तो आपकी औसत समय अंतराल यानी कि टॉ श्रांति काल बन गया, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी जीरो हो गई, क्यों, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, तो इसका मतलब इसलिए ये जो वैल्यू है ये पूरी u1 u2 u3 un बट्टे n बराबर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कितनी हो गई, जीरो हो गई। आगे चूंकि इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बीच औसत समय को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं, यानी कि मुक्त पे जरूर लगा लीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्करों के बीच के औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। अच्छा, टॉ वन, टॉ टू, टॉ थ्री, इस तरीके से एन का जब हम इसमें भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस श्रांति काल बन जाएगा टॉ। तो ये वाली जो समीकरण 3 है, ये देखिएगा, ये जो हमने समीकरण 3 मानी थी ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये ए इंटू और ये क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा, तो ए टॉ, वी डी बराबर कितना आ जाएगा, वी डी बराबर ए टॉ, ठीक है, वो पुराना वाला देख लीजिएगा। समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से ए का मान ऊपर हमने निकाला था त्वरण का मान, त्वरण का मान याद है, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 माना था कि त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए बराबर ईवी अपॉन एम एल, ईवी अपॉन एम एल कितना निकाला था, ये देखिएगा, ए का मान समीकरण 2 से ए का मान रखेंगे तो ए का मान त्वरण, त्वरण का मान कितना था, ईवी अपॉन एम एल इंटू टॉ, ये आ गया, ठीक है। अब वीडी का मान देखिए, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 आई बराबर ए एन ई वी डी, यही था ना, तो इस वीडी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये ईवी, तो आई बराबर ए एन ई या एन ई ए वी डी, ठीक है। तो वीडी की जो वैल्यू थी ये वीडी, यानी कि ये क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का मान इतना है, ये टोटल ईवी अपॉन एम इंटू टॉ ये रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ये जो v है ये इधर आ जाएगा, इस i के नीचे आ जाएगा, तो i अपॉन वी बराबर ये कितना हो जाएगा, एन ई की ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर ए, और ये टॉ आ जाएगा अपॉन एम एल, अपॉन एम एल, तो ये हमारा क्या आ गया, आई अपॉन वी आ गया, लेकिन ओम का नियम क्या था, v अपॉन आई बराबर आर, इतना ही तो था, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, आई अपॉन वी बराबर ये कितना आ गया, इसको लिख दो ए एन ई स्क्वायर टॉ बट्टे एम एल, इतना आ गया। अब ये आ गया तो इसको उलटने पर, उलट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर उलट दो, तो ये क्या है, ये आई अपॉन वी है तो ये वी अपॉन आई हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो इसको भी ये एम एल ऊपर चला जाएगा और ये वाली जो चीज है नीचे आ जाएगी, उलट दिया, दोनों पक्ष हमने उलट दिए, तो ये आ गया वी अपॉन आई बराबर। तो अब देखिए किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर एम अपॉन एम एल बट्टे ए एन ई स्क्वायर टॉ किसी चालक के लिए एक नियतांक होता है, ठीक है, निश्चित ताप के लिए ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एक नियतांक बन जाएगी। नियतांक क्यों बन जाएगी, क्योंकि किसी चालक तार का जो, सॉरी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कांस्टेंट हो गया, ये चालक तार का क्या है,
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और कूलाम का नियम सीधे सीधे बोलता है किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो ये भौतिक अवस्था में आ गया, भौतिक अवस्था नहीं बदलेगी तो कांस्टेंट। तो इस तार, मान लीजिए चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था ना बदले मतलब इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ना बदले, इसकी लंबाई ना बदले, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है उनको ना बदले, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें देखिएगा इसकी लंबाई ना बदले, इसके ये एन क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना बदले, और ई तो अपने आप में कांस्टेंट रहता है, ये टॉ। अब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बदलेगी तो उसमें टक्करों की संख्या भी नहीं बदलेगी। टोटल मिला के ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक निश्चित ताप के लिए ये जो वैल्यू है ये टोटल एक कांस्टेंट राशि होगी, जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर ml बट्टे ANE स्क्वायर टॉ ये आ जाएगा। तो इसी जब ये नियतांक हो गया तो V अपॉन I बराबर R। तो ये यहाँ पर लिख दोगे, जहां R बराबर ml अपॉन ANE स्क्वायर टॉ इतना होता है, इतना आ गया, ठीक है। या V बराबर IR, यही ओम का नियम है। हो गया ना, हो गया ओम का नियम प्राप्त। क्या लेकर चले थे हम, अनुगमन वेग के आधार पर हमने प्राप्त किया है, और अनुगमन वेग का ही एक संबंध हम लेकर चले थे ANE VD। आया कि नहीं आया? सारा खेला जो हुआ है अनुगमन वेग से हुआ है, तो अनुगमन वेग पर ही हमने ओम का नियम हमने प्राप्त किया है। तो कल हम करेंगे किरचॉफ के नियम, करेंगे किरचॉफ के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में करा दूंगा, फिर उसके बाद में ये व्हीटस्टोन सेतु कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।